ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि व्यापार खाते का क्या नमूना है, लाभ हानि खाते का क्या नमूना है, लाभ हानि वितरण में क्या क्या चीज आती है, साझेदारों के पूंजी खाते में क्या क्या चीज आती है, पक्की तलपट में क्या क्या चीज आती है। मैंने आपको पूरा नमूने मैंने सारे समझा दिए कि भाई कौन से खाते में क्या क्या एंट्री आती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि सबके समायोजन की असर कितनी होती है, समायोजन की प्रविष्टियां कैसे करते हैं, समायोजन की असर कैसे हम खाते में देते हैं। आज हम लोग वो चीज सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन एक एक करके सारी समायोजन प्रविष्टियां समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि अंतिम स्ट्रोक का अपन समझते हैं। तो अंतिम स्ट्रोक की दो एंट्री कहां कहां पर होती है। अब आते हैं अंतिम स्ट्रोक। याद करो अंतिम स्ट्रोक की दो एंट्री कहां आती है। सबसे पहले अंतिम स्ट्रोक कहां पर आता है, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। कहां पर आता है, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। और दूसरी एंट्री कहां आती है अंतिम स्ट्रोक की, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। तो सुनो, जैसे कि अंतिम स्ट्रोक आपने पढ़ा ही होगा। अंतिम स्ट्रोक कहां पर आता है, तो सबसे पहले पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में। पक्की तलपट के कहां पर आएगी, संपत्ति लेना पक्ष में। और इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी, तो अंतिम स्ट्रोक की दूसरी एंट्री कहां आती है। पहली एंट्री तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, और दूसरी एंट्री कहां पर आती है, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। व्यापार खाते के जमा पक्ष में। उसके बाद सेकंड, अच्छा हाँ, अंतिम स्ट्रोक में भी पता है जो कम कीमत होती है, जैसे बही कीमत भी दी हो, बाजार कीमत भी दी हो समायोजन में, लेकिन जो कम कीमत होगी वो कीमत ली जाएगी। ठीक है, अंतिम स्ट्रोक की कौन सी कीमत ली जाएगी, जो कम कीमत है वो कीमत ली जाएगी। नेक्स्ट, अब अगला समायोजन स्थायी संपत्ति पर घिसाई। स्थायी संपत्ति का मतलब हो गया जैसे जमीन मकान हो गया, प्लांट हो गया, यंत्र हो गया, फर्नीचर हो गया, वाहन हो गया, इन पर घिसाई गिननी है। तो घिसाई गिनेंगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले जैसे अपन घिसाई गिनेंगे तो घिसाई की दो एंट्री कहां कहां होगी। सबसे पहले जैसे घिसाई गिनेंगे तो संपत्ति की कीमत कम होगी, और दूसरा जितनी कीमत कम होगी उतना हमारे लिए खर्चा है, तो दूसरी एंट्री कहां पर जाएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। तो सुनो, बोलो इसकी दो एंट्री कहां कहां पर होगी। सबसे पहली एंट्री संपत्ति लेना में जाएंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे, और वहां सबसे पहले अपन संपत्ति जो भी होगी वो संपत्ति पहले लिखेंगे। उसमें से घिसाई प्लस होती है कि माइनस होती है, घिसाई माइनस करेंगे, है ना। तो उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री कहां आएगी, स्थायी संपत्ति पर घिसाई की दूसरी एंट्री कहां आती है, खर्चा है, तो लाभ हानि के उधार पक्ष में। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। लाभ हानि खाते के कहां पर आएगी, उधार पक्ष में। ठीक है, इस तरह से स्थायी संपत्ति पर, ये तो बहुत सिंपल एंट्री है। अदृश्य संपत्ति को अपलिखित करना। अदृश्य संपत्ति जैसे हो गई ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको अपलिखित करना। अपलिखित मतलब उनकी वैल्यू को कम करना। तो जब भी अदृश्य संपत्ति अपलिखित होगी तो सेम वही एंट्री जो अपन ने घिसाई पर की है, संपत्ति की वैल्यू पहले कम हो जाएगी, और जितना कम होगा उसकी दूसरी एंट्री कहां आएगी, लाभ हानि के उधार पक्ष में। तो इसका भी सेम दो एंट्री होगी। कहां पर होगी, सबसे पहले तो अपन जाएंगे संपत्ति लेना में जाएंगे। कहां पर, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे, और उसमें सबसे पहले अपन संपत्ति लिखेंगे। जो भी अदृश्य संपत्ति होगी उसमें से अपलिखित प्लस होता है कि माइनस होगा, अपलिखित मतलब कीमत कम करना, तो इतना माइनस कर दोगे तो फिर उसकी जो वैल्यू बचेगी वो। और दूसरी एंट्री कहां जाएगी, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया ना सबको। चलो नेक्स्ट, मतलब अदृश्य संपत्ति को अपलिखित करना। जैसे कि सपोज कि मैं कहूं कि पेटेंट हमारा 4000 है और उसका लिखा है कि 1/4 भाग अपलिखित करना है, तो पहले पेटेंट संपत्ति में जाएंगे, संपत्ति लेना में पेटेंट 4000 लिखेंगे, उसमें से 1/4 मतलब 1000 रुपये अपलिखित करेंगे, तो बच्चा कितना, 3000। तो जितना अपलिखित करेंगे उसकी दूसरी एंट्री कहां आ जाएगी, लाभ हानि के उधार पक्ष में। अब उसी तरह से भाड़े रखे संपत्ति को अपलिखित करना। भाड़े पट्टे रखे,
अब भाड़े पट्टे रखे संपत्ति को भी आप लिखित करोगे तो भी सेम एंट्री होगी। भाड़े पट्टे संपत्ति वो भी हमारी एक संपत्ति होती है, भाड़े पट्टे रखी संपत्ति हमारी संपत्ति होती है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, संपत्ति लेना में जाएंगे। संपत्ति लेना में जाके हम लोग क्या करेंगे, जो भी भाड़े पट्टे मकान होगा या भाड़े पट्टे कोई भी चीज संपत्ति होगी उसमें से अपन अपलिखित को माइनस करेंगे, और जितना अपलिखित को माइनस करेंगे उसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, लाभ हानि के उधार पक्ष में। तो सुनो, इसकी भी दो एंट्री कहाँ सेम। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे। संपत्ति लेना पक्ष में जाके सबसे पहले अपन संपत्ति लिखेंगे, जो भी भाड़े पट्टे मकान है, जैसे कि जो भाड़े पट्टे मकान है सबसे पहले अपन भाड़े पट्टे मकान लिखेंगे, भाड़े पट्टे संपत्ति, संपत्ति लेना में जाके, और उसमें से अपलिखित प्लस होगा कि माइनस होगा, अपलिखित माइनस होगा। तो फिर हमारा इसकी ये वैल्यू बची। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, तो दूसरी एंट्री आएगी लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। क्योंकि जितना अपलिखित, जैसे भाड़े पट्टे मकान समझो 60,000 है और वो बोल रहा है कि अभी चालू वर्ष से 10 साल के लिए है, तो 60,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए अपलिखित करेंगे और उस अपलिखित की दूसरी एंट्री कहाँ चली जाएगी, लाभ हानि के उधार पक्ष में। नेक्स्ट, अब अगले पेज पर अब जैसे समझो, अब इस पेज पर आप देखोगे तो पूंजी पर ब्याज दिखेगा, आहरण पर ब्याज दिखेगा, साझेदार को दिया जाने वाला वेतन, बोनस, कमीशन। याद करो इसकी एंट्री क्या होती है। मैंने जैसे कल आपको जब फॉर्मेट नमूना समझाया था लाभ हानि वितरण खाता साझेदार का पूंजी खाता में, तो आपने नोटिस किया होगा तो उसमें पूंजी पर ब्याज की एंट्री वहीं पर होती है। क्योंकि जब पूंजी पर ब्याज जो होता है ना, पेड़ी के लिए खर्चा होता है और साझेदार के लिए आवक हो जाता है, तो अब उसकी एंट्री कहाँ आएगी। याद करो, पूंजी पर ब्याज मैंने आपको कल ही बताया था। बताओ पूंजी पर ब्याज कहाँ पर होगा। सबसे पहली एंट्री पूंजी पर ब्याज की लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में होगी। लाभ हानि वितरण के कहां पर होगी, उधार पक्ष में, आपको भी पता है। और दूसरी एंट्री कहां होगी, साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। साझेदारों के पूंजी खाता के जमा पक्ष में। अच्छा, पूंजी की जगह पे चालू बना तो चालू में आएगा, मतलब मैं अभी ऐसा समझ रहा हूं कि भाई अपने चालू नहीं है, खाली पूंजी है। हाँ, यदि चालू खाता बना तो दूसरी एंट्री साझेदारों के पूंजी खाता के जमा पक्ष की जगह पे साझेदार के चालू खाते के जमा पे आएगी। मतलब पूंजी और चालू वैसे देखा जाए भाई भाई है, क्योंकि पूंजी खाते की सारी एंट्री किसमें आ जाती है, चालू खाते में। तो बताओ पूंजी पर ब्याज की दो एंट्री कहां आएगी, बोलो, लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में और साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। फिर आते हैं आहरण पर ब्याज। याद करो स्टूडेंट, आहरण पर ब्याज की भी मैंने आपको कल दो एंट्री बताई थी। सबसे पहले आहरण पर ब्याज कहां आया था, लाभ हानि वितरण के जमा पक्ष में और साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में। क्योंकि पता है पेड़ी के लिए ना आहरण पर ब्याज आवक है और साझेदार के लिए वो क्या है, खर्च है। तो इसकी दो एंट्री कहां आएगी, पहली एंट्री तो आएगी लाभ हानि वितरण खाता के जमा पक्ष में। पहली एंट्री क्या आएगी, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में। और दूसरी एंट्री क्या आएगी, साझेदारों के पूंजी खाता के उधार पक्ष में। अच्छा, मैं जब भी पूंजी लिख रहा हूं इसका मतलब उसमें चालू में भी आ सकती है, जब चालू खाता बने तो चालू में भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सुनो, साझेदार को भी पता है वेतन मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। कौन देता है, पेड़ी साझेदार को देती है। तो पेड़ी के लिए खर्च हो गया और साझेदार के लिए आवक हो गई। तो पेड़ी के लिए खर्चा कहां पर आता है, लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में। तो इसकी दो एंट्री कहां होगी, एक तो लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में, लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में, और दूसरी एंट्री कहां होगी, पहली एंट्री तो लाभ हानि वितरण के उधार पक्ष में हो गई और दूसरी एंट्री कहां आएगी, साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एकदम सिंपल एंट्री थी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके अंदर आप देखोगे
तो आपको अलग अलग टॉपिक मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले ली लोन पर ब्याज एक समायोजन है। ली लोन मतलब समझो मैंने किसी से लोन ली हो, जैसे कि सपोज बैंक से लोन ली हो, मेरे मित्र के पास से लोन ली हो, या कोई फाइनेंसियर के पास से लोन ली, जो फाइनेंस का काम करते हैं उनके पास से हमने लोन ली हो। तो जैसे मैं लोन लूंगा तो लोन लेना तो मेरा दायित्व है, वो तो दायित्व में आएगा, लेकिन उस लोन पर ब्याज जो होगा उसकी दो एंट्री कहां होगी। यदि लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है मान लो, या फिर लोन पर ब्याज है, तो उसकी दो एंट्री कहां होगी। पहली एंट्री, सबसे पहले तो यदि हम कोई लोन लेते हैं तो उसका ब्याज जो है वो हमारे लिए खर्च होता है, तो खर्च की एंट्री कहां पर आती है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। कहां पर आएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। कहां पर आएगी, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। और अब सोचो, मैं जो लोन लिया उसका ब्याज मान लो चुकाना बाकी हुआ। समझो मैंने बैंक से लोन ली 1 लाख और बैंक बोल रही है कि अब आपको 1,10,000 देना है। इसका मतलब 10,000 जो है वो यदि लोन पर ब्याज चुकाना बाकी हुआ, अच्छा चुका दिया तो नहीं मैटर है, लेकिन चुकाना बाकी हुआ तो उसकी दूसरी एंट्री कहां पर आएगी बताओ, कहां पर आएगी। पूंजी दायित्व पक्ष में जाएंगे, मतलब पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में जाएंगे, और जो ली लोन है दायित्व में, जो आपने ली लोन की रकम लिखी होगी उसमें जितना भी ब्याज चुकाना बाकी होगा उतना इधर आ जाएगा। ठीक है। इसका सेम विपरीत दी लोन पर ब्याज, मतलब हमने किसी को लोन पर दिए, समझो मेरे मित्र को, मेरे स्टाफ को, मैंने किसी को भी अपने लोन दी है, पैसे उधार दिए हैं, तो सीधी सी बात है यदि मैं किसी को पैसे उधार देता हूं तो उससे ब्याज मुझे मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा तो मेरे लिए आवक हुई कि खर्च हुई। तो सिंपल सी बात है, यदि मैंने किसी को लोन दिए तो उसका ब्याज मेरे लिए क्या बन जाएगा, आवक बन जाएगा। तो पहली आवक की एंट्री कहां पर आती है, लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। लाभ हानि खाते के कहां पर आती है, जमा पक्ष में। और इसकी दूसरी एंट्री कहां आती है, दी लोन हमारी संपत्ति होती है, और उस पर यदि ब्याज मिलना बाकी हुआ, मतलब समझो मैंने दोस्त को लोन दी है और उस लोन पर ब्याज मिलना बाकी हुआ, तो उसकी दूसरी एंट्री कहां आएगी, एक तो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में आएगी, और दूसरी एंट्री संपत्ति लेना में जाएंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे। कहां पर जाएंगे, पक्की तलपट के संपत्ति में। दी लोन हमारी क्या होती है, संपत्ति। तो पहले इसमें दी लोन लिखेंगे, दी लोन की जो भी रकम होगी वो लिखेंगे, वो आपको सकल तलपट में दी होगी, और उस पर मिलना बाकी जो भी ब्याज होगा, मिलना बाकी ब्याज क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये रकम आ गई। ठीक है। उसी तरह अब सुनो, स्टेशनरी स्टॉक की दो एंट्री कहां होगी। तो आप सोचो, स्टेशनरी स्टॉक मतलब समझो इस साल एग्जांपल के तौर पे मैंने पिछला 2022-23 में मैंने माना कि 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, पर लेकिन लास्ट में जब साल खत्म हुआ तो पता चला अरे अभी भी 2,000 की स्टेशनरी बाकी है, अभी भी 2,000 की स्टेशनरी बाकी है, तो बच गई है, मतलब लास्ट में बच गई है, तो क्या मैं उसको कचरे में फेंक दूं, नहीं। जितना मेरा स्टेशनरी स्टॉक बच जाएगा वो मेरी संपत्ति बन जाएगी, क्योंकि उसको हम अगले साल यूज करेंगे, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, संपत्ति। तो पहली एंट्री तो जाएगी स्टेशनरी स्टॉक हमारी संपत्ति। सुनना, मैंने पिछले साल कितने 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, माना कि उसमें से 2,000 की बच गई, तो वो 2,000 मेरे इस साल के लिए संपत्ति बन जाएगी। और दूसरी एंट्री, स्टेशनरी खर्च मैंने 10,000 का नहीं माना जाएगा, 10 में से 2 बच गई है, इसका मतलब इस साल मेरा स्टेशनरी का 8,000 ही खर्चा माना जाएगा। 2,000 स्टेशनरी खर्च में से स्टेशनरी स्टॉक को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो बताओ स्टेशनरी स्टॉक की दो एंट्री कहां हुई, अभी मैंने पूरा डिटेल में समझाया। बोलो स्टेशनरी स्टॉक की दो एंट्री, एक तो जितना स्टॉक बच जाए तो उससे हम फेंकेंगे नहीं, अगले साल यूज करेंगे, तो एक तो हमारी वो संपत्ति लेना पक्ष में जाएगा, पक्की तलपट के कहा जाएगा, संपत्ति लेना पक्ष में। और इसकी दूसरी एंट्री कहां होगी, लाभ हानि खाते के उधार में, क्योंकि स्टेशनरी खर्च कहां पर आता है, लाभ हानि के उधार पक्ष में। कहां पर आता है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में जाएंगे, और वहां पे सबसे पहले स्टेशनरी खर्च लिखेंगे, जो भी आपको सकल तलपट में अमाउंट दी होगी स्टेशनरी खर्च की, उसमें से स्टेशनरी स्टॉक को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उसकी अमाउंट बाहर लिख देंगे। ठीक है,
इस तरह से स्टेशनरी स्टॉक की भी 2 एंट्री हो गई। चलो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं अपने। अब सुनो, ये भी बहुत इजी एंट्री है। ये जो अपन जो चारों एंट्री देख रहे हैं ना, ये भी देखा जब बहुत सिंपल है। सबसे पहले उधार खरीदी लिखना बाकी है। अब मैं आपसे, ये तो मुझसे कोई पूछे खरीदी लिखना बाकी है तो कहां एंट्री होगी? सबसे पहले खरीदी लिखना बाकी है तो खरीदी में प्लस होगा। और खरीदते किससे हो? अच्छा उधार खरीदी है, रोकड़ खरीदी की बात नहीं कर रहा हूं। उधार खरीदी लिखना बाकी हो तो सीधी सी बात है, एक तो खरीदी में प्लस होगा और दूसरा मैंने खरीदता किससे? उधार, लेनदार से। तो दूसरा कहां पर जाके प्लस होगा? लेनदार में। पहली एंट्री तो खरीदी में जाके प्लस होगी और दूसरी एंट्री कहां होगी? लेनदार में जाके प्लस होगी। तो सुनो, कहां का एंट्री होगी? पहली एंट्री तो कहां होगी बताओ? खरीदी में जाएंगे, पहले खरीदी लिखेंगे और उसमें लिखना बाकी खरीदी को क्या कर देंगे? प्लस। लिखना बाकी खरीदी क्या कर देंगे? प्लस। तो बाहर अमाउंट आ जाएगी। और दूसरी एंट्री कहां जाएगी? खरीदते किससे हम लोग? उधार खरीदते किससे? लेनदार से। तो लेनदार में पहले लेनदार लिखेंगे और लेनदार में क्या करेंगे? लिखना बाकी खरीदी प्लस कर देंगे। और बाहर इसकी अमाउंट लिख देंगे। अब मेरी एक बात समझना, खरीदी लिखना बाकी तो एक तो खरीदी में प्लस और दूसरा लेनदार में प्लस। अब आपके मन में डाउट है कि खरीदी आता कहां पर है? तो खरीदी व्यापार खाते के उधार पक्ष में आता है। व्यापार खाते के उधार पक्ष में आता है। कहां पर आता है? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। और लेनदार कहां पर आता है? तो लेनदार पूंजी दायित्व पक्ष में आता है। कहां पर आता है? पूंजी दायित्व पक्ष में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उधार खरीदी भूल से लिख दी, अभी तो लिखना बाकी था, अभी भूल से लिख दी उधार खरीदी। यदि हम उधार खरीदी भूल से लिखते हैं तो बताओ खरीदी में से क्या हो जाएगा? माइनस। पहली एंट्री कहां हो जाएगी? खरीदी में से क्या हो जाएगी? माइनस। पहले अपन खरीदी लिखेंगे और माइनस भूल से लिखा, भूल से लिखी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये रकम। और दूसरा कहां पर माइनस करेंगे? लेनदार में से। कहां से माइनस करेंगे? लेनदार में से। क्योंकि इसका उल्टा ही होगा, लिखना बाकी था तो प्लस था और भूल से लिखा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कहां कहां से? खरीदी में से माइनस और दूसरा लेनदार में से माइनस। और आपको पता है खरीदी कहां पर आती है? तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में आती है। कहां पर आती है? और लेनदार कहां आता है? सीधी सी बात है, पूंजी दायित्व पक्ष में। लेनदार कहां आता है? पूंजी दायित्व पक्ष में। चलो नेक्स्ट। अच्छा उधार बिक्री लिखना बाकी है। उधार बिक्री लिखना बाकी है मतलब जो बिक्री किया था हमने वो लिखना बाकी है। तो सीधी सी बात है, बिक्री लिखना बाकी है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? पहले बिक्री में प्लस करूंगा और जिसको बेचता हूं, बेचता किसको हूं? देनदार को। तो सीधी सी बात, एक एंट्री बिक्री में प्लस होगी और दूसरी एंट्री देनदार में प्लस होगी, है ना? बिक्री लिखना बाकी है तो एक एंट्री बिक्री में प्लस और दूसरी एंट्री देनदार में प्लस। तो इसकी 2 एंट्री कर देता हूं। बोलो एक एंट्री कहां आएगी? बिक्री में प्लस, बिक्री में लिखना बाकी। एक तो बिक्री में प्लस हो गया और दूसरी एंट्री कहां होगी? देनदार में जाके प्लस होगी। मतलब बिक्री लिखना बाकी है तो एक तो बिक्री में प्लस और दूसरा देनदार में प्लस। अब आपके मन में डाउट है कि बिक्री कहां आती है, तो बता दूं कहां आती है? व्यापार खाते के जमा पक्ष में। कहां पर आती है? व्यापार खाते के जमा पक्ष में। और देनदार कहां आता है बताओ? तो कहां आता है? पक्की तलपट के संपत्ति लेना में आता है। कहां पर आता है? संपत्ति लेना पक्ष में। अब इसी का उल्टा, उधार बिक्री भूल से लिख दी, मतलब हमने माल बेचा ही नहीं फिर भी लिख दिया कि माल बेच दिया, लेकिन उधार बिक्री भूल से लिख दी हो तो उसकी 2 एंट्री कहां होगी? तो सीधी सी बात है, बिक्री में पहले बिक्री लिखेंगे और बिक्री में से भूल से लिखा प्लस करूंगा कि माइनस? माइनस करूंगा भूल से लिखा, तो जो रकम आ गई वो। और उसके बाद दूसरी एंट्री कहां आएगी? देनदार लिखेंगे। पहले पक्की तलपट के संपत्ति लेना में देनदार लिखेंगे और उसमें से भूल से लिखी क्या कर देंगे अपन? माइनस। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो गई। अब मैं आगे बढ़ूं, ये 4 एंट्री हमने की। उधार खरीदी लिखना बाकी, उधार खरीदी भूल से लिखी, उधार बिक्री लिखना बाकी, उधार बिक्री भूल से लिखा। अब मैं आगे बढ़ूं तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं।
अच्छा सुनो, हाँ यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, ये जो है ना वार्षिक हिसाब नहीं है, मतलब ये पक्की तलपट है, ध्यान रखना ये मिस्टेक हो गई है। सुनो, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई पहली एंट्री, अब जैसे अग्रिम चुकाया खर्च, कोई भी खर्च अग्रिम हो, कोई भी खर्च चुकाना बाकी हो, कोई भी चीज मिलना बाकी आवक हो, कोई भी चीज अग्रिम प्राप्त हो, तो इसकी एंट्रियां दो दो कहां होगी, कैसे होगी, वो चीज अपन पूरा डिटेल में समझते हैं। जैसे नाम से ही पता है, स्टूडेंट बताओ अग्रिम, मैं अभी सबकी पहले एक एक एंट्री बता दूं, पहले एक एक एंट्री बता दूं, फिर दूसरी एंट्री बाद में बताता हूं। अग्रिम चुकाया खर्च, अब नाम से पता चल गया अग्रिम चुकाया, बताओ अग्रिम चुकाया खर्च हमारी क्या होगी, संपत्ति की दायित्व संपत्ति, तो अग्रिम चुकाया खर्च हमारी क्या होगी, संपत्ति, पहली एंट्री हो गई। मैं अभी सबकी पहली पहली एंट्री बता रहा हूं, कोई भी खर्चा अग्रिम चुकाया हो तो हमारी संपत्ति, चुकाना बाकी खर्च हो, चुकाना बाकी, कोई भी खर्चा चुकाना बाकी होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, दायित्व है, मतलब सीधी सी बात है, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे, इधर क्या बोलते हैं, ये अग्रिम चुकाया खर्च कहां पर जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में, और चुकाना बाकी खर्च कहां जाएंगे, दायित्व पक्ष में। चलो नेक्स्ट, मिलना बाकी, नाम से ही पता चल रहा है मिलना बाकी है तो वो हमारी क्या होगी, संपत्ति होगी, तो पहली एंट्री तो संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे। अभी मैं सबकी पहली एंट्री बता रहा हूं, और कोई चीज हमें अग्रिम मिल गई हो तो अग्रिम तो हमें कोई खैरात में तो नहीं मिलेगी, वो जो वापस देनी पड़ेगी, तो वो अग्रिम प्राप्त हमारा क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा, है ना। तो दूसरी एंट्री कहां पर आएगी, दायित्व पक्ष में। अभी मैंने जैसे सबकी एक एक एंट्री बताई, अब दूसरी एंट्री बताता हूं वापस। अग्रिम चुकाया खर्च, कोई भी खर्चा यदि मैं अग्रिम चुकाता हूं तो उसकी पहली एंट्री तो संपत्ति में जाएगी, और दूसरी एंट्री यह खर्च है, ध्यान से सुनना, खर्च, कोई भी खर्च होता है, खर्च हमेशा कहां पर आता है, आप बताओ, लाभ हानि और व्यापार, अच्छा मतलब वो व्यापार का खर्चा होगा तो व्यापार में आएगा, लाभ हानि का होगा तो लाभ हानि में आएगा, लेकिन खर्च है तो खर्च हमेशा कहां पर आता है, उधार में आता है, कहां पर आता है, उधार में। व्यापार या लाभ हानि के कहां पर आएगा, उधार में। और ये जो मिलना बाकी आवक है, जो मिलना बाकी आवक, आवक कहीं पर भी हो वो कहां पर आती है, जमा साइड में आती है, और व्यापार में कभी आवक नहीं आती है, लाभ हानि के जमा पक्ष में आती है। कहां पर आती है, लाभ हानि के जमा पक्ष में। अब मेरी बात समझना, खर्च है तो इसका मतलब व्यापार या लाभ हानि के उधार में, अब व्यापार का खर्चा होगा तो व्यापार में आएगा, लाभ हानि का होगा तो लाभ हानि के उधार में आएगा, और आवक होगी तो वो पक्का लाभ हानि के जमा में ही जाएगा। अब सुनो, अग्रिम आ जाए, क्या आ जाए, अग्रिम, अग्रिम कोई चीज आ गई तो वो क्या करना है, उधार में से माइनस कर देना है, मतलब अग्रिम आ गया तो माइनस करना है, अग्रिम आया तो क्या करना है, माइनस, अग्रिम आया तो क्या करना है, माइनस। देखो इधर भी अग्रिम चुकाए हैं तो इधर भी माइनस करना है, और अग्रिम प्राप्त है तो इधर भी क्या करना है, माइनस। और यदि हाँ बाकी आ जाए, ये देखो ये बाकी आ जाए तो आपको क्या करना है, प्लस। बोलो अग्रिम आई तो क्या करना है, माइनस, और बाकी आई तो क्या करना है, प्लस। एकदम सिंपल सी एंट्री है मेरी। अब मैं आपको चारों को एक एक करके एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अग्रिम चुकाया वेतन, तो अग्रिम चुकाया वेतन, मैंने अग्रिम चुका दिया तो अग्रिम चुकाया वेतन हमारे लिए क्या बनी होगी, संपत्ति, तो पहली एंट्री तो अपन संपत्ति में जाएंगे। और दूसरा अग्रिम चुकाया वेतन, वेतन हमारा खर्चा है, नाम से ही पता चल रहा है वो खर्चा है, और खर्चा कहां पर आता है, वेतन कहां पर आता है, लाभ हानि के उधार में। तो देखो दूसरी एंट्री, पहली एंट्री तो संपत्ति में गए, दूसरी लाभ हानि के उधार में गए, और उसमें अग्रिम होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जैसे मैं कहूं चुकाना बाकी मजदूरी, तो अपने ये वाला लगेगा। चुकाना बाकी मजदूरी हमारा क्या होता है, आप सोचो, चुकाना बाकी मजदूरी हमारे क्या होता है, दायित्व है। कोई भी चीज चुकाना बाकी होगा तो एक तो हमारा वो दायित्व होगा, और दूसरी एंट्री कहां जाएगी, सोचो, एक तो हमारा दायित्व हो गया, दूसरा कोई भी चीज चुकाना बाकी मजदूरी, एक तो हमारे दायित्व होगी, और दूसरी उसकी एंट्री होगी मजदूरी है, तो मजदूरी कहां पर आती है, व्यापार की लाभ हानि, व्यापार खाते के उधार पक्ष में आती है। कहां पर आती है, व्यापार खाते के उधार पक्ष में आती है। और चुकाना बाकी हो तो क्या करेंगे, प्लस, पहले व्यापार खाते के उधार में जाके मजदूरी के अमाउंट लिख देंगे, और उसमें चुकाना बाकी मजदूरी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे मिलना बाकी आवक, तो मिलना बाकी में जैसे कह दूं मिलना बाकी कमीशन,
मिलना बाकी कमीशन, तो बताओ कोई भी चीज मिलना बाकी होगी तो हमारी संपत्ति होगी कि दायित्व होगी? संपत्ति। तो पहली एंट्री देखो, मिलना बाकी कमीशन, संपत्ति लेना पक्ष में जाएंगे। और दूसरी, मिलना बाकी कमीशन, नाम से ही पता चल रहा है वो आवक है, और आवक कहां पर आती है? लाभ हानि के जमा में। तो लाभ हानि के जमा में जाके पहले कमीशन लिखेंगे और उसमें मिलना बाकी को क्या करेंगे? प्लस। और अग्रिम प्राप्त दलाली हो जैसे कि, तो अग्रिम प्राप्त दलाली एक तो हमारा दायित्व हो जाएगा, और कोई अग्रिम प्राप्त दलाली हमें अग्रिम मिली है तो एक तो हमारा दायित्व, और दूसरा लाभ हानि के जमा में प्राप्त है तो लाभ हानि के जमा में जाके पहले दलाली लिखेंगे और उसमें से अग्रिम प्राप्त को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस तरह से। तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, खर्च हो तो उधार में जाना है। ये तो एंट्री सबको आती है। पहली एंट्री नाम से पता चल जाएगा संपत्ति के दायित्व है। दूसरी एंट्री, खर्च होगा तो व्यापार या लाभ हानि के उधार में आएगा, आवक होगा तो व्यापार या मतलब लाभ हानि के जमा में आएगा, और अग्रिम होगा तो माइनस करना है, बाकी हो तो प्लस करना है। इस तरह से मैंने आपको, चेक कर लो, मैंने आपको सारे समायोजन की असर मैंने आपको एक एक करके पूरी डिटेल में मैंने समायोजन की असरें समझा दी है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत सारे वीडियोस, अभी जैसे कि अभी मैंने ये आपको समायोजन की असर समझाई, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सारे नमूने समझाए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो आपको इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको लगभग ऐसे मोस्ट IMP क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आपके मार्क्स आने में बहुत ईजी होगी और आप आराम से पूरे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, थैंक यू।